बाबर आजम को आज स्पिनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 111वीं दफा आउट किया। जब बाबर आजम अपने करियर के पीक डेज में थे, जब जोबन पर थे, तो तब भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे, और अब जब बुरे दिन चल रहे हैं उनके, जब बैड फेज चल रहा है, तो इस वक्त भी जाहिर सी बात है स्पिनर्स के खिलाफ फंसेंगे। और इस पर आपने बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाया, जहां स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे होते हैं। और उससे ऊपर सोने पर सुहागा यह है कि वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, जहां पर स्पिनर्स के लिए कंडीशंस अच्छी हैं। तो फिर बाबर आजम के लिए नंबर 4 की पोजीशन क्या जस्टिफाइड है? अगर वो ओपन नहीं करते या नंबर 3 पर नहीं खेलते, तो फिर दिल पर हाथ रख के सच बताइएगा कि क्या बाबर आजम की नंबर 4 पर जगह बनती है? बाबर आजम के इर्द गिर्द ये वीडियो है। बाकी पिछली दोनों वीडियोस में पाकिस्तान के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। बाबर आजम पे बात करना इसलिए जरूरी है कि जब आपकी कद काठी उस लेवल की होती है, तो फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी भी होती है वो भी उसी तरह की होती है, उसी लेवल की होती है। बाबर आजम अगर बात की जाए आज शुरू पर, तो पाकिस्तान पहले 11 ओवर्स में 14 बाउंड्रीज लगाता है। पहले 11 ओवर में 14 चौके छक्के लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि अगले 6 ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं आती, और आखिरी ओवर में पाकिस्तान आखिरी के 1-1.5 ओवर में 5 बाउंड्रीज फिर लगाता है। बीच में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि 97 फॉर 2 थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जितना बिल्कुल आसान है, और 50 गेंदों पर 51-52 रन चाहिए थे, सिंगल डबल्स की गेम थी। बाबर आजम 18 गेंदों पर 15 रन बनाते हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद बाबर आजम की वो डॉट बॉल खेलने के चक्कर में या रना बॉल खेलने के चक्कर में थोड़ा सा प्रेशर बना साहिबजादा फरहान पर। उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, एक छक्का उनके बल्ले से आया, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं उसी चक्कर में, क्योंकि दूसरे एंड से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद उस्मान खान इतने बुरे हैं कि रिजवान उनसे बेहतर लगते हैं। हालांकि रिजवान को देखेंगे तो रिजवान इतने बुरे हैं कि उस्मान खान उनसे बेहतर लगते हैं। तो फिर उस्मान खान इनसाइड एज लगता आउट हो जाते हैं। पिछला मुकाबला अच्छा खेले थे। एट दिस स्टेज में बाबर हो, रिजवान हो, फखर जमान हो, कोई खिलाड़ी को पाकिस्तान को बैक करूंगा, लेकिन जो लूप होल सामने नजर आ रहा है, मतलब जो किसी अंधे को भी नजर आ जाएगी, जहां अंधा बहरा माशरा हो, उस दुनिया के किसी कोने में, मतलब जंगल के कानून में भी अगर लेकर जाए, वो 15 रन 18 गेंदें, इस इनिंग को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और उस्मान खान की जो कारकर्दगी है उसको भी कोई डिफेंड नहीं कर पाता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि बीच में ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, जब मुकाबला उनके हाथ में आता है, तो वो क्या कहते हैं, उस मुकाबले को कैरी नहीं करते। बाबर आजम, आपने 18 गेंदें का कोई बात नहीं है, आप इनिंग को एंकर कर रहे थे। वी कैन अंडरस्टैंड कि एक एंकर आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में भी शायद चाहिए, ठीक है। ऊपर से तीनों बल्लेबाज जैसे साइम अयूब हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, सलमान अली आगा तेज खेलेंगे। समटाइम्स कामयाबी मिलेगी, समटाइम्स कामयाबी नहीं मिलेगी, दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि T20 क्रिकेट है। आप अटैक करेंगे और अटैक में 50% चांस जो होता है वो फेलियर का होता है। तीनों को अगर आप लाइसेंस दे दें माफी का, तो फिर नंबर 4 पर आपने बाबर आजम को इसलिए रखा कि वो आपकी इनिंग को कैरी करें। 18 गेंदें 15 रन, इनिंग को आपके कहने के मुताबिक अगर कैरी किया भी है, तो फिर फिनिश क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबर आजम, आज तो ऐसा नहीं था ना कि बाबर आजम को 10 या 12 रन के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने थे। आज तो बाबर आजम को सिंगल डबल्स करके, आज तो उनकी गेम थी, 50 गेंदें 52 रन चाहिए थे, 8 विकेटें आपके हाथ में थी, आप सिंगल डबल्स लेकर इनिंग को एंड तक लेकर जाते। लेकिन एक दफा फिर स्पिनर्स के खिलाफ जो एक सच्चाई है कि आप स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, आपकी टेक्निक में शायद थोड़ा फ्लॉ है। आई एम नॉट अ टेक्निकल कोच, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं बाबर आजम को स्पिन को खेलते हुए, क्योंकि 110 दफा, आई मीन अनबिलीवेबल, एडम ज़म्पा ने 5 दफा आउट किया है, 4 दफा आदिल रशीद ने आउट किया है स्पिन के खिलाफ। तो इस सऊदी के खिलाफ भी, इस सऊदी के खिलाफ बल्कि रन्स बनाए थे, लेकिन फंसे भी थे। तो ओवरऑल बाबर आजम ने, ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं जानते, या ऐसा नहीं है कि कुछ प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन जब वो बड़ा मंच होता है, एक बड़ा फोरम होता है T20 वर्ल्ड कप का, तो बाबर साहब रन्स बनाने पड़ेंगे वहां पर। और फखर जमान को शामिल करने के बारे में कई लोग कह रहे हैं कि बाबर को निकाल के नंबर 4 पर फखर को लाना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है बाबर के साथ ही जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ठीक है, नंबर 4 पर उनकी जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड नहीं है या सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन बाबर आजम कैन टर्न द थिंग्स बैक, क्योंकि समटाइम्स शायद किसी दिन ऐसा हो कि आपके 20 पे 2 खिलाड़ी आउट हो जाए, तो फिर बाबर आजम आपको नंबर 4 पर चाहिए होंगे, जो थोड़ा इनिंग को सहारा दे। आई रियली होप कि वो ऐसा करेंगे। और फखर जमान का जहां तक ताल्लुक है, फखर जमान इज अ रनअवे मैच विनर। आज से 2 साल पहले अगर आप किसी से भी पूछते ना कि पाकिस्तान में T20 का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो सारे लोग बात कर रहे थे कि भाई छक्के चौकों के हिसाब से देखा जाए तो फखर जमान। लेकिन पिछले 2 साल में फखर जमान की कारकर्दगी का वो जो ग्राफ है वो इतना नीचे आया है कि आप उनके बारे में भी बात नहीं हो रही। और उसकी वजह यह है कि फखर जमान को भी कभी आपने ओपन खिलाया, कभी नंबर 3 पर खिलाया, कभी नंबर 4 पर, और पिछली जो 2 सीरीज है तो आपने फखर जमान को 6 और 7वें नंबर पर खिलाया है। और एक वक्त ऐसा था जब वो अकेले लाहौर कलंदर्स के लिए PSL में बतौर ओपनर टाइटल जितवा रहे थे, 500 से ऊपर 2 सीजन में कंसेक्टिवली रन बनाए। फिर क्या होता है, फिर 2 खिलाड़ी ओपनिंग कर रहे थे उस वक्त, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन्होंने फखर जमान को ओपनिंग नहीं करने दी और फखर जमान नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी करते रहे।
दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ फ़खर जमान। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को निकाल कर नहीं, लेकिन शायद आप उस्मान खान को निकाल कर आप फ़खर जमान को खिला दे बीच में और साहिबजादा फरहान से कीपिंग करा दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा करेगी नहीं और ना वो ख्वाजा नाफे को लेकर आएंगे। ख्वाजा नाफे को भारत के खिलाफ जब मैच है वो होगा नहीं होगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अगर मतलब भारत का आपका मैच खत्म हो जाता है, आप हार जाते हैं, थोड़ा उसके बाद प्रेशर कम हो जाता है, क्वालिफिकेशन भी आपकी वो क्लियर हो जाएगी कि आपने क्वालिफाई करना है नहीं करना, तो फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे को खिलाया जाएगा। अभी ख्वाजा नाफे को खिलाना बनता भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ख्वाजा नाफे की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। नथिंग अगेंस्ट ख्वाजा नाफे, ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, लड़के में दम भी बहुत है, खेलना भी जानते हैं, टैलेंट भी है, लेकिन पिछले 1.5 साल में वो आपके डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म नहीं कर रहे और किसी टीम में भी नहीं थे इवन डोमेस्टिक सर्किट में रेगुलरली जो खेल रही हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने पाकिस्तान शाहीन्स को ही अगर देखी जाए, आपने जो पाकिस्तान ए टीम बनाई थी जो इमर्जिंग एशिया कप में आपने भेजी, आपने वो टॉप एंड सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया भेजी, तो वहां पर तो ख्वाजा नाफे टीम में नहीं थे, वहां पर तो कीपर आपके गाजी गोरी थे, इन्वेस्ट आपने गाजी गोरी पर किया, रख आपने ख्वाजा नाफे को लिया, उससे पहले आप रोहिल नज़ीर के पीछे पड़े हुए थे। तो ख्वाजा नाफे सिर्फ टी10 लीग में परफॉर्म करके या वो हांगकांग सुपर सिक्स जहां थोक के हिसाब से दोनों लीगों में छक्के बिक रहे थे उसकी बेस पर पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। ये अगर आप कहना चाहते हैं तो वहां माज सदाकत की परफॉर्मेंस शायद ज्यादा बेहतर थी। अगर आप मेरिट की बात कर रहे हैं, आई नो कि माज सदाकत कीपर नहीं है, ख्वाजा नाफे कीपर हैं, तो आपको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए था, लेकिन अगर उस्मान खान आपके स्क्वाड में थे तो बैकअप विकेट कीपर ये होता है कि आप वो इमरजेंसी की सूरत में आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए साजिदा फरहान आपके पास मौजूद थे। साजिदा फरहान को दस्ताने पहना दिए जाए, फ़खर को ही नहीं किया जाए, ये एक बनती है। बाकी उस्मान तारिक को आप जो है अब वो मुझे पता है कि आपने वो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर रखे हैं, आप उनको जरूर खिलाएंगे, ये डन एंड डस्टेड है। नसीम शाह की जगह बनानी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं बन रही क्योंकि सलमान मिर्जा ने परफॉर्म कर दिया और फ़हीम अशरफ ने तो मुकाबला जितवा दिया। उनको तो आपने काले कि नहीं, ये कि वो एक बन रहा था कि शायद फ़हीम बैटिंग नहीं करते, अगर बॉलिंग नहीं करते तो बैटिंग जितने 4-5 गेंदे वो बल्लेबाजी करते हैं उससे शायद उतनी बैटिंग शायद शाहीन भी आपको करके दे, लेकिन अब नहीं है। अब ये बात मैं कहते हुए भी डर रहा हूँ क्योंकि राना एब्सोल्यूट पीच है यार ये खिलाड़ी, क्योंकि जिस प्रेशर में वो मुकाबला जिताया, प्रेशर को राने से डर लगता है, राने को प्रेशर से डर नहीं लगता। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करूंगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।